ठीक है। तो संवैधानिक विकास के चरण में हम लोगों ने सबसे पहले कंपनी शासन के तहत अधिनियम देख लिए कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने जब से भारत में शासन किया तो उन्होंने अधिनियम कानून बनाए और उस कानून के अनुसार शासन चलाए। तो अंग्रेज़ों का ये शासन जो है 2 चरणों में हम पढ़ेंगे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारी के रूप में भारत आई थी, उन्होंने शासन चलाया, तो वो कंपनी शासन का वक्त हो गया 1773 से लेकर 1858 तक। फिर 1857 की विद्रोह के बाद यहाँ का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया। तो उसके बाद जो शासन चल रहा है वो है क्राउन शासन। तो पहले तो हमने कंपनी शासन के तहत जो जो अधिनियम आए वो पढ़ लिए डिटेल में। फिर अब हम पहुँच गए क्राउन शासन के तहत अधिनियम। तो कल हम लोगों ने क्राउन शासन के तहत पहला अधिनियम देखा था, वो था भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम। अच्छा, ये पहला क्राउन शासन के तहत पहला अधिनियम। फिर हम लोगों ने इसके अंदर घुसकर इसके प्रावधान देखे थे। तो सबसे पहले देखा था जो बदलाव होना था 1858 के अधिनियम में। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त होते ही दोहरे शासन की भी ज़रूरत नहीं थी। तो दोहरा ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्ति के साथ दोहरा शासन भी समाप्त हो गया, अर्थात नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल भी समाप्त हो गए। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो अब तक भारत में जो अधिकारी नियुक्त होता था ब्रिटेन से, वो होता था भारत में शासन संभालने के लिए भारत का गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल कर क्या कर दिया गया, भारत का वॉइसरॉय, भारत का वॉइसरॉय थोड़ा और शक्तिशाली बना दिया गया, भारत का वॉइसरॉय बन गया। ठीक। अब ब्रिटेन की महारानी तो अब भारत आकर तो शासन व्यवस्था देखती नहीं, तो उन्होंने एक और पद का सृजन किया, नवीन पद का सृजन किया, भारत राज्य सचिव का। भारत राज्य सचिव का पद उन्होंने सृजित किया। लेकिन भारत राज्य सचिव का ऑफिस कहाँ था? लंदन में। लंदन में था। लंदन में उसके ऑफिस का नाम क्या था? इंडिया हाउस, है ना। अब ब्रिटेन की महारानी, देखो भारत में शासन, तो भारत का जो वॉइस रॉय था, यहाँ की शासन व्यवस्था की जानकारी देता लंदन में भारत राज्य सचिव को। और भारत राज्य सचिव भारत में जो शासन चल रहा था उससे सवाल उससे ब्रिटिश संसद में पूछे जाते। तो ब्रिटिश संसद का वो एक मंत्री होता था, कोई ब्रिटिश संसद में मंत्री होता था, वही भारत राज्य सचिव बनाया जाता था, ताकि संसद में उससे सवाल पूछे जा सके और वो संसद में भारत के अंग्रेज़ों द्वारा शासन व्यवस्था का जवाब दे पाए। ठीक। अच्छा, ये देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? यही सब जुड़ा जुड़ा था, और कुछ बचा है? हाँ, वो जो भारत राज्य सचिव था उसकी सहायता के लिए लंदन में ही एक 15 सदस्यों की भारत परिषद बनाई गई थी, सहायता करने के लिए भारत परिषद 15 सदस्य उसमें हुआ करते थे। यही है आपका ये भारत शासन अधिनियम 1858 हो गया। अब भारत शासन अधिनियम के बाद बारी आई थी किसकी? भारत परिषद अधिनियम की, है ना। अब 3 भारतीय परिषद अधिनियम भारत में जारी हुए थे। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1861 पहला, 1892 दूसरा और 1909 तीसरा। ठीक। तो कल हमने भारत परिषद अधिनियम भी देखा था। पहला भारतीय परिषद अधिनियम, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके तहत भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम प्रारंभ किया। एकदम सीधा सीधा फैक्ट। किस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम आरंभ हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ हुई कि इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत हुआ। पहली बार बजट प्रस्तुत हुआ, और ईयर भी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? 1862 में। 1862 में एक और चीज़ हुआ, केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। पहली बार, प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में केंद्रीय विधान परिषद में नामांकित किया। वो 3 कौन? पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। एक और महत्वपूर्ण चीज हुई थी, प्रांतों में विधान परिषद का निर्माण हुआ।
प्रांतों में विधान परिषद का निर्माण हुआ। और 1862 में ही वो कौन सा प्रांत था जहां विधान परिषद का निर्माण किया गया था? बंगाल। इसके बाद आपकी जानकारी के लिए दो और प्रांतों में विधान परिषद का वर्ष लिखा है मैंने। दूसरा है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, कभी प्रांत सुने हो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत? जब देखो अंग्रेजों ने जब भारत में कब्जा किया था, तो जैसे आज भारत में राज्य है ना, तो अंग्रेजों ने प्रांत बनाए थे अलग अलग। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत आज का वो देख रहे हो आप ऊपर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, वो था। ऊपर देख रहे हो, ऊपर वो जो लगा हुआ दिख रहा है आपको जम्मू कश्मीर से लद्दाख से, वो था उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, जो आज वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में। तो इस प्रांत में उस समय तो लेकिन भारत का हिस्सा था ना, उस प्रांत में विधान परिषद 1866 में बना। फिर पंजाब में बना तीसरा प्रांतीय विधान परिषद, पंजाब में बना 1897। लेकिन ये लटके झटके वाले हैं, इसके आने की संभावना, वर्ष के आने की संभावना यहाँ कम है। लेकिन आपको पहला प्रांत जहाँ विधान परिषद बना वो ईयर बिल्कुल पूछा जा सकता है 1862। और कहाँ बना था? बंगाल प्रांत। ठीक, प्रांत के बाद और कुछ बचा है? हो गया। और पहला जो भारत एक जी के कि भारत राज्य सचिव का पद का निर्माण हुआ था। पहला भारत राज्य सचिव कौन? लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 खत्म। तो जैसे मेरे को लाइन बाय लाइन याद आ रहा है वैसे ही आपको आएगा, लिख लिख के आप याद करेंगे। शॉर्ट की नोट जैसा मैं सिखाया था और चिपका के रख दोगे, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है ये जो इधर की उधर होती है। तो एक बार शॉर्ट नोट्स पे सुंदर तरीके से पहले पढ़ो, याद करो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ और चिपका के रख दो 1 सप्ताह के लिए। रोज़ 5 मिनट कंघी करते करते रिवीजन, यही तरीका होता है। अगर मेरे को ध्यान से सुनोगे तो मैं पढ़ने का तरीका, रिवीजन का तरीका, शॉर्ट नोट्स का तरीका सब सीख जाओगे, और ये बहुत ज़रूरी है। वरना टाइम पास के लिए कोचिंग बहुत लोग करते हैं, होना जाना कुछ नहीं है। रिजल्ट लाना है तो आपको जो चीज़ें मैं बोलूँगा वो करना होगा। ये हो गया। फिर आया भारत परिषद अधिनियम दूसरा 1892। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, पहली बार भारत में। कैसे हुआ अप्रत्यक्ष चुनाव? जो वॉइस रॉय था भारत का वॉइस रॉय, वो केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था, और प्रांतीय विधान परिषद में जो गवर्नर हुआ करता था वो कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। लेकिन ये तो नामांकन हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे हुआ? तो मैं बता रहा हूँ कि वॉइस रॉय जो केंद्रीय विधान परिषद में कुछ गैर सरकारी सदस्यों को, भारतीय, उनको जो नामांकित कर सकता था, वास्तव में वो 2 लोगों के सिफारिश पर करता था। पहला क्या था? प्रांतीय विधान परिषद। पहला था प्रांतीय विधान परिषद। जो प्रांतों की विधान परिषद थी वो एक नाम सुझाती थी कि हाँ भैया इसको सदस्य बनाना चाहिए, केंद्रीय विधान परिषद। और एक था बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये जिसका नाम सुझाते थे उन्हीं को वॉइस रॉय केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में सदस्य बना देता था। तो इसी को क्या कहा गया? अप्रत्यक्ष चुनाव। हालांकि अप्रत्यक्ष चुनाव शब्द का इस्तेमाल इस अधिनियम में नहीं किया गया था। आपके नोट्स में है, ये नोट्स अपन निकाल दिए हैं क्या? हाँ ठीक, तुम भी ये नोट्स निकाल के दे देना। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद वो गवर्नर का तो जानते हो, जमींदारी वहाँ बहुत सारा जमींदारी एसोसिएशन, आपका विश्वविद्यालय, व्यापारिक संघ है ना, ये पंचायत, नगर पालिका, इन सब जो नाम सुझाते थे तो प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर वहाँ उनको सदस्य नियुक्त कर देता था, नामांकित कर देता था। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बजट से संबंधित। अब बजट से ये तीनों चीज़ें आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती हैं किसी भी परीक्षा में। ये 1861, कुछ चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं वो इस तरीके से आपको याद रखने के लिए कॉपी में बनानी चाहिए। 1861 पहला वाला भारत परिषद अधिनियम, 1892 ये दूसरा वाला भारत परिषद अधिनियम, 1909 ये तीसरा वाला भारत परिषद अधिनियम। अब बजट से तीनों से कुछ ना कुछ संबंधित है। इसमें क्या हुआ
भारत में प्रथम बार बजट प्रस्तुत हुआ, प्रथम बार बजट प्रस्तुत हुआ, प्रथम बार बजट प्रस्तुत हुआ। ठीक, इसमें ये हुआ। अगले वाले में क्या हुआ? अगले वाले में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को, केंद्रीय विधान परिषद, यहाँ जो सदस्य थे परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। क्या अधिकार मिला? बजट पर बहस करने का अधिकार, बहस करने का अधिकार मिला, करने का अधिकार मिला। इस समय केवल बजट प्रस्तुत हुआ और वो बजट में कोई बहस नहीं कर सकता था भाई। बजट आया है, साइन हुआ, पास हुआ, लागू हो गया। लेकिन अगले अधिनियम में 1892 में क्या हुआ? अब केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बहस करने का अधिकार मिला। और यहाँ पर तीसरे में 1909 भारत परिषद अधिनियम तीसरे में बजट पर पूरक प्रश्न, सदस्यों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। कौन सा प्रश्न? पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न समझ रहे हो? पूरक प्रश्न, जैसे आपने एक प्रश्न पूछा मुझसे, मैं मंत्री हूँ, मैंने जवाब दिया, उस जवाब के बाद आपने उस पर एक और प्रश्न बना दिया, यही क्या हो गया? पूरक। और 10वीं बोर्ड लिखते थे, पेपर हमको मिलता था, कम हो जाता था तो हम लोग क्या मांगते थे? दोबारा सप्लीमेंट्री मांगते थे ना, वही है पूरक, एक्स्ट्रा। तो यहाँ प्रश्न के रूप में क्या हो गया? एक्स्ट्रा प्रश्न। ठीक, ये याद रखना। बजट, तो ये तीनों अधिनियम से बजट से रिलेटेड है। पहले वाले भारतीय परिषद अधिनियम में पहली बार बजट प्रस्तुत हुआ। दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में सदस्यों को, परिषद के सदस्यों को बहस करने का अधिकार मिला। और तीसरे वाले में बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ये दूसरा हो गया। अब आते हैं इस पूरे अधिनियम में, मतलब देखो 1909 और 1919, अगर आप पूछोगे कि सर यहाँ से एसएससी हो, पीएससी हो, व्यापम हो, सिविल सेवा हो, यूपीएससी हो, यहाँ से प्रश्न तो देखोगे आप, देखोगे, हाँ कहीं भी देखोगे। लेकिन आप पूछोगे सर कि 50%, अधिनियम तो बहुत बड़ा है, कंपनी शासन के तहत अधिनियम पढ़े, है ना, तो वहाँ पर जानते हो कौन सा चार्टर, कौन सा अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है? वहाँ पर वो दूसरा, तीसरा, चौथा, वहीं से प्रश्न बनता है। 80% उधर कंपनी शासन से आएगा ना, तो जो चार्टर अधिनियम दूसरा, तीसरा, चौथा है ना, 80% प्रश्न वहीं से आता है। जब इधर आ जाएंगे क्राउन शासन में, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर 80% प्रश्न 3 अधिनियम से आते हैं। 1909 वाला, 1919 वाला और 1935 वाला, जो आप पढ़ने वाले हैं क्रम से 1909, 1919, 1935, ये 80% फोकस यहाँ रहता है लगभग। मतलब ये 6 अधिनियम अगर बढ़िया से याद कर लिए तो आप 100 में से 80 बार प्रश्न आपका बन जाएगा। समझ गए? चलिए अब आइए, बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम अगला है ये 1900, कहाँ गए रे? ये 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अच्छा, क्या है भैया इसमें? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 महत्वपूर्ण इसलिए है कि इतिहास में ये मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से। अभी क्या हुआ कि जब ये समय आया था 1909 का, तो अभी यहाँ पर परिषद में सदस्यों का जो सीटों के आरक्षण की बात हुई, तो अंग्रेजों को आपको पता है, फूट डालो शासन करो वाली नीति, तो उसी का पालन उन्होंने यहाँ किया। अंग्रेज इसको बोलते थे हमने सुधार किया भारत की राजनीति में, लेकिन हमारे लिए तो वो नफरत का बीज बो रहे थे। अंग्रेजों के हिसाब से सुधार था, इसलिए वो लोग क्या कहते थे? मॉर्ले मिंटो सुधार अंग्रेज कहते थे। वास्तव में हमारे लिए ये अधिनियम सुधार नहीं था, हमारे लिए तो ये एक फूट डालो शासन करो वाली अंग्रेजों की राजनीति थी। कैसे किया उन्होंने? ये अधिनियम चर्चित इसलिए रहा कि पहली बार अंग्रेजों ने सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी। क्या दे दी? समझो इसको। सांप्रदायिक समझ लो, धार्मिक, धर्म के आधार पर
सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया किसको? मुसलमानों को। पृथक निर्वाचन किसको दे दिया? मुसलमानों को। मुसलमानों को। आपको एक नज़र में क्या लगेगा कि ये आरक्षण जैसा आज आरक्षण होता है वैसा ही है कि मुसलमानों को सीटों का आरक्षण दे दिया, मतलब मुसलमानों को भी राजनीति में आरक्षण दे दिया। लेकिन आरक्षण और पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। देखो दोनों को समझो भाई। आज की व्यवस्था भी जानते हो ना, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वहाँ भी SC ST के लिए सीटें आरक्षित हो जाती हैं, है ना। और अब तो महिलाओं के लिए भी हो जाएगा, लागू हो चुका है नारी वंदन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, नाम दिया गया उसको, है ना। तो महिलाएं हमेशा मूर्ख बनाई जाती हैं। अगर देखो, एक तो रो रो के दिया है, बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, और तुम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा, जो महिलाएं जो अज्ञानी हैं वो अब खुश हो रही, वाह मोदी जी ने हमको आरक्षण दे दिया सीटों का, राजनीति में आरक्षण, मतलब अब उतनी महिलाएं 1/3 सीट रिजर्व हो गई, मतलब उतनी महिलाएं अब तय है कि सांसद बनेंगी। क्योंकि सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए मतलब चाहे कांग्रेस खड़ा करे, बीजेपी खड़ा करे, महिला उम्मीदवार ही खड़ेगी, कोई ना कोई जो जीतेगा वो महिला ही होगी, तो खुश हो गई। लेकिन उन लोगों ने अब तक इसको लटकाए इसलिए रखा क्योंकि 2026 के बाद सीटों की संख्या बढ़ाई जानी है ना, और सीटों की संख्या बढ़ाई जानी है तब, हाँ चलो अब बढ़ेगा तो इसमें दे देते हैं इनको 1/3। पहले की व्यवस्था में बहुत बिल आए लेकिन पास हुआ नहीं, इन नेताओं ने, पुरुष नेताओं ने पास होने दिया नहीं, है ना। बहाना बना के देखो, जब भी चुनाव आता था ना, हम महिलाओं को आरक्षण देंगे बोलते थे, बिल लाते थे दिखावे के लिए, और पास ही नहीं करते थे। इसलिए नहीं करते थे कि लटका रहे थे, लॉलीपॉप थमा रहे थे कि महिलाएं, अब हमको आरक्षण मिलेगा तो महिलाएं वोट करें हमको। वोट मिल जाता था और उसके बाद वो आरक्षण देते ही नहीं थे। तो उन्होंने जानबूझकर घसीटा है कि 2026 के बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी नई जनसंख्या के हिसाब से, और जब बढ़ेगी तो उतनी सीटें उनको दे देंगे, तो पुरुष का अपना वर्चस्व बना रहेगा। यह है राजनीति, बाद में समझाऊंगा। इधर आओ, मान लीजिए ये है और इसमें से कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई, जैसे मान लो 3 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई, मुसलमानों के लिए आरक्षण। इसका मतलब यह है कि कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार इस क्षेत्र में खड़ा करेगी तो वो कौन होगा? मुसलमान ही होगा, चाहे कांग्रेस खड़ा करे, चाहे बीजेपी खड़ा करे, चाहे आप खड़ा करे, चाहे निर्दलीय खड़ा हो। यह इसका मतलब तय हो जाता है कि यहाँ कैंडिडेट जो हों केवल मुसलमानों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, अगर ये सीट आरक्षित हो गई मुसलमान के लिए। लेकिन आरक्षण में होता क्या है, जब सीटें आरक्षित होती हैं तो यहाँ की जो जनता होती है, जो भी मतदाता, आपको पता है ना, सबके वोटर ID कार्ड में लिखा रहता है कि आप इस लोकसभा के मतदाता हैं, आप इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता, लिखा होता है ना। मतलब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी वोट करेंगे, सभी को वोट करने का अधिकार आरक्षण में ये होता है। लेकिन पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या होता है, उन्होंने क्या किया, मान लो मुसलमानों को ये 3 पृथक निर्वाचन दे दिया, तो एक चीज़ तो कॉमन है कि अब यहाँ कैंडिडेट कोई भी खड़ा होगा वो मुसलमान ही होगा, ये कॉमन है, यही है। पृथक निर्वाचन में भी कैंडिडेट मुसलमान ही होगा अगर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दे दिया। लेकिन यहाँ मतदाता तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं। पृथक निर्वाचन का मतलब केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट करेंगे, बाकी वोट नहीं करेंगे। समझ रहे हो? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन देने का मतलब कैंडिडेट तो मुसलमान ही खड़े होंगे, लेकिन वोट करने का अधिकार भी उस क्षेत्र के केवल मुसलमानों को होगा। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन, धर्म के आधार पर दिया, वही फूट डालो राजनीति करो। जबकि आरक्षण जो आज है SC ST, हालांकि मुसलमानों को आरक्षण नहीं है भारत की स्वतंत्रता के बाद, आरक्षण केवल ST, लोकसभा और विधानसभा की बात करो, ST SC और महिला को है, OBC को भी नहीं है। क्योंकि OBC का आरक्षण अगर आपके मन में आ रहा है तो गलत आ रहा है, वो असल में पंचायत और नगर पालिका चुनाव में होता है।
पंचायत और नगर पालिका चुनाव में सुने होंगे कि पार्षद की सीट ओबीसी हो गई इस बार। तो वो ओबीसी का आरक्षण जो है वो स्थानीय लेवल पे है। पंचायत और नगर पालिका में, लोकसभा और विधानसभा में केवल 3 ही वर्गों को आरक्षण है, एससी, एसटी, महिला। हालांकि महिला अभी तक सीटों का लाभ ले नहीं पाई है। 2029 चुनाव से लागू होगा, व्यवस्था हो गई है, लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू होगा। ठीक, हाँ, कोई भी। अब जैसे भाई महिला है तो वो महिला, लेकिन ओबीसी आरक्षण नहीं है, फिर वो ओबीसी महिला क्या है, जनरल महिला सीट में चुनाव लड़ेगी। अरे देखो, जब सीटें आरक्षित होती हैं तो मान लीजिए कि इतनी सीटें में से ये एससी को दिया गया, ये एससी को दिया गया, यही दिया गया है, और ये यूआर है। यूआर मतलब ओपन, कोई भी खड़ा हो सकता है, इसका मतलब यही है। अब अगर वो महिला एससी हो गई, एससी, तो जितनी सीटें एससीओ के लिए आरक्षित हैं उसी में से 1/3 सीट एससी महिला के लिए आरक्षित हो जाएगी। समझ रहे हो? एसटी महिला है तो जितनी सीटें एसटी लोगों के लिए होंगी उसी में से 1/3 सीट एसटी महिला के लिए हो जाएगी। ओबीसी महिला को अभी भी आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि ओबीसी को आरक्षण ही नहीं है। अब यूआर महिला भी तो होंगी, तो यूआर की जितनी बची हुई सीट उसमें 1/3 यूआर महिला के लिए आरक्षित हो जाएगी। ऐसा आरक्षण होता है। ऐसे ही नौकरी में भी होता है ना, जो आप सरकारी फॉर्म भरते हो उसमें भी यही होता है। ठीक, चलो, तो अब ये अधिनियम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन किस अधिनियम में दिया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909। और ये जो मॉर्ले मिंटो 2 नाम दिखाई दे रहे हैं, पहला नाम है भारत राज्य सचिव का, क्योंकि दोनों ने मिलकर ये सुधार किया, और दूसरा जो नाम है मिंटो, यह था भारत का वायसरॉय। पहला नाम भारत राज्य सचिव, मिंटो भारत का वायसरॉय। इन दोनों ने मिलकर किया था, इसलिए इसको कहा गया मॉर्ले मिंटो सुधार। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मिंटो को, ये भारत में रहता था ना, मॉर्ले तो लंदन में बैठता था, तो मिंटो को कहा गया भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के पितामह। क्या कहा गया? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के दादा। पितामह मतलब दादा ना, फादर नहीं, उसका भी पापा, हाँ, पापा का पापा। ठीक, ये हो गया। आगे चलिए, आइए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब पहली बार वॉइसरॉय के कार्यपालिका परिषद में प्रथम बार कोई भारतीय सदस्य भी बनेगा। अभी हम लोगों ने केंद्रीय विधान परिषद में देखा था, केंद्रीय विधान परिषद में वॉइसरॉय ने 3 भारतीयों को नामांकित किया था पहली बार। अब पहली बार हम क्या देख रहे हैं? वॉइसरॉय की कार्यपालिका, वॉइसरॉय की सहायता के लिए जो कार्यपालिका परिषद होती थी उसमें अब किसी भारतीय को पहली बार सदस्य बनाया जाएगा, और उसका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एकदम सीधा 2 फैक्ट बन गया कि पहली बार वॉइसरॉय की कार्यपालिका में भारतीयों को सदस्य के रूप में शामिल किस अधिनियम के तहत किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और वॉइसरॉय की कार्यपालिका परिषद में या कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये पूरा प्रश्न पहले ही देख चुके हैं अपन कंपैरिजन में कि बजट पर अब सदस्य पूरा प्रश्न पूछ सकते थे। ये देखो, ऐसा देख रही हो ना, तुम्हारे नजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं वो देखो, नोट्स में नहीं है, फिर भी सुधार देना। पता नहीं कैसे साला फॉन्ट बदल जाता है। आइए, ये तो पहले कर चुके हैं हमारे 1861, और इस प्रकार से हमारा 1903 भारतीय परिषद अधिनियम समाप्त। ठीक, अगला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919, अगला, और इसको जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
अब फिर वही बात, मोंटेग्यू कौन? भारत राज्य सचिव, पहला नाम भारत राज्य सचिव, और ये है भारत के में वायसरॉय। इस समय भारत के वायसरॉय ये थे। अभी देखो क्या हुआ। अब मैं इतिहास में चलता हूं थोड़ा सा कि भारत शासन अधिनियम 1919 जब अंग्रेजों ने पारित किया, इससे पहले इतिहास में क्या चल रहा था। ये उस समय अधिनियम आया है, ये समय था 1914 से 1919 का, वर्ल्ड वॉर। ये कौन सा वर्ल्ड वॉर? प्रथम विश्व युद्ध। ये प्रथम विश्व युद्ध का समय है, प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध का समय है, विश्व युद्ध चल रहा है और ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में एक्टिव पार्टनर है। अभी क्या हुआ कि ये विश्व युद्ध चल रहा था, चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसरॉय था। प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेजों ने भारत में शासन के लिए जो सेना बना रखी थी, तो ब्रिटेन की ओर से लड़ने के लिए जाते थे। मध्य एशिया में लड़ाई हो रही थी ना, वो यूरोप और मध्य एशिया जो है ना, टर्की और ये वाला क्षेत्र, यहीं पर लड़ाई हो रही थी। यूरोप के कुछ देश शामिल थे और इधर ऑटोमन तुर्क। कौन था शामिल इधर? ये आक्रमण किसने किया था? ऑटोमन तुर्क। ऑटोमन एक मुस्लिम साम्राज्य का शासक, इसने आक्रमण कर दिया था उन यूरोप के उन देशों पर जहां पर इस्लामिक ईसाई राज चल रहा था, उसने आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो जाहिर सी बात है भैया, ईसाई बाहुल्य देश अब अटैक करेंगे। तो इधर ब्रिटेन फ्रांस इन लोगों ने मोर्चा संभाल रखा था, उधर ऑटोमन तुर्क। ठीक, ओके। अब हुआ ये कि यहाँ की सेना, जो भारत में अंग्रेजों ने सेना बना रखी थी, ये जा रही थी इस युद्ध में और खप जा रही थी, खर्चा हो रही थी, मतलब निपट रहे थे। इनको चाहिए थे सैनिक। अब इस समय तक आपको पता है, इसी बीच में 1915 में, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इतिहास में पढ़ोगे, गांधी डरबन से आ जाते हैं गांधी। और आपको पता है पहला सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सब हुआ। गांधी बहुत तेजी से पॉपुलर हो गए भारत। और वैसे भी उससे पहले भी गांधी जब डरबन में थे तो पॉपुलर हो ही गए थे, क्योंकि डरबन में वो जो कर रहे थे, अधिकारों के लिए जो लड़ रहे थे, पहले ही यहाँ भारत में पॉपुलर हो चुके थे। जैसे ही डरबन यहाँ भारत की धरती पर पांव रखते हैं तो चंपारण से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बुलावा आ जाता है। उस बुलावे पर वो जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं और पॉपुलर हो गए। और इसी समय चल रहा है विश्व युद्ध, और गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अब गांधी एक बड़ा फिगर बन चुके हैं बहुत तेजी से। अब चेम्सफोर्ड ये जानता था कि हमको चाहिए सैनिक चाहिए, तो चेम्सफोर्ड बोलेगा कि आओ वे भारतीयों, हमको जरूरत है तुम्हारी सहायता की, शामिल हो जाओ सेना में। तो कोई शामिल होगा क्या? भगवे साले, भारत को गुलाम बना के रखे हो सालों, और हम तुम्हारे सहायता करने जाएं। तो अब गांधी को चेम्सफोर्ड ने संपर्क किया। अभी कांग्रेस अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, स्वशासन। क्या चाहिए था कांग्रेस को? स्वशासन चाहिए था, आज़ादी नहीं चाहिए थी। आज़ादी नहीं, क्या बोला? स्वशासन चाहिए था कि भैया देश हमारा है, हमारे देश को कब्जा करके बैठे हो, हमको शासन करने दो। राजा हो तुम, सम्राट हो, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन शासन हमको करने दो, हमको हिस्सेदारी दो शासन में। कांग्रेस की मांग यही थी। चेम्सफोर्ड आया, गांधी बोला अरे यार तुमको सब मानते हैं, तुम बोलोगे तो युवा। तो गांधी जी ने आह्वान कर दिया, देखिए भारत के सम्राट, भारत के जो शासक हैं अंग्रेज, वो अभी विपत्ति में हैं, विश्व युद्ध चल रहा है और हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा बोल दिया। मैं युवकों से आह्वान करूंगा, आप सेना में भर्ती होइए और अंग्रेजों को अभी सहायता की ज़रूरत है, उनकी सहायता करें। गांधी ने बोल दिया तो युवक सेना में भर्ती होने लगते हैं और वहाँ जाके खर्चा होने लगते हैं। खर्चा समझ रहे हो ना, मुंबईया भाषा में खर्चा का मतलब खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई डील तो हुई होगी ना। गांधी क्यों ऐसे ही बस चेम्सफोर्ड बोल देगा और वो सेना में भर्ती होने के लिए युवकों को कहेगा? चेम्सफोर्ड ने ये वादा दिया, ये विश्व युद्ध खत्म हो जाने दो, हम भारत के लिए एक नया अधिनियम बनाएंगे और आपके स्वशासन की मांग पूरी करेंगे। गांधी पपलू बन गए। गांधी को लगा अरे साला अंग्रेज सीरियस इस बार,
अपने को स्वशासन मिल जाएगा। इसीलिए गांधी ने वो लोगों से आह्वान कर दिया, सेना में भर्ती हुई। अब ये युद्ध खत्म हो गया। अब अधिनियम की बारी आई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वादा किया था। अब चेम्सफोर्ड, अब कांग्रेस बहुत उत्साह में है ना कि अब हमको स्वशासन मिलने वाला है, नया जो अधिनियम आने वाला है स्वशासन मिलेगा। और जब अधिनियम आया, अधिनियम के प्रावधान पढ़े तो फिर बोला ये साले दोगले लोग फिर धोखा दे दिए ना। लेकिन अंग्रेजों ने कैसे पपलू बनाया कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापना करेंगे इस नए अधिनियम से, जबकि उत्तरदायी सरकार थोड़ी मांग रहे थे अंग्रेज। कांग्रेस की मांग क्या थी? स्वशासन चाहिए। लेकिन इन लोगों ने उत्तरदायी सरकार का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। अब गुस्सा हो गए गांधी। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के जो उद्देश्य थे, जो उम्मीदें थी, उसको ठेस पहुंच गया। और इसी के बाद हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी भूमिका थी इसकी 1919 के अधिनियम की। असहयोग आंदोलन शुरू होगा 1920 में। 1920 में असहयोग, सालों तुम लोगों ने स्वशासन नहीं दिया, अब हम आंदोलन करेंगे, अब हम असहयोग करेंगे, अब अंग्रेजों से हम असहयोग करेंगे, किसी भी मामले में हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। इसीलिए इसी का परिणाम होता है बहुत बड़ा, जो भारत शासन अधिनियम 1919 आता है ना, इसका बहुत बड़ा परिणाम होता है कि असहयोग आंदोलन शुरू होता है। ठीक, चलिए, ये पहला अधिनियम था जिसका एक उद्देश्य था। अंग्रेजों ने उद्देश्य बाकायदा इस अधिनियम में उद्देश्य बताया था, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। पहला अधिनियम था ये उद्देश्य के साथ। तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट? टू establish gradual government, responsible government in India gradually। ये उद्देश्य था। तो आपसे पूछेगा भारत शासन अधिनियम 19 किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था? यही है, सब नोट्स में आपके रहेगा, सब नोट्स में है आपके। चलिए शुरू करते हैं। अब इस अधिनियम के तहत सबसे पहले क्या हुआ? देखो, प्रांतीय सूची बनाई गई। क्या बनाई गई? प्रांतीय सूची बनाई गई। प्रांतीय सूची। अब इंट्रोडक्टरी क्लास आपने देखा है तो आपको पता है कि जैसे आज स्वतंत्र भारत में दो सरकारें होती, एक केंद्र में सरकार, एक राज्य में सरकार। केंद्र में जो सरकार होती उसके लिए विधि बनाती है संसद, और राज्य में जो सरकार होती उसके लिए विधि बनाती है राज्य की विधायिका। ये व्यवस्था है आज ना। तो संविधान ने विधायी शक्तियों का बंटवारा कर दिया है कि इन विषयों पर, संघ सूची या केंद्र सूची के विषयों पर संसद को विधि बनाने का अधिकार होगा, और राज्य सूची के विषय पर राज्य विधायिका को अधिकार होगा। लेकिन उस समय की हम बात करें प्रांतीय, देखोगे एक केंद्रीय विधान परिषद थी, एक प्रांतीय विधान परिषद। तो पहली बार प्रांत तो बन चुके थे। अब पहली बार क्या हुआ कि एक ही सूची थी, विषय उसमें लिखा हुआ था, इस पर विधि बनाई। अब क्या किया गया? प्रांतीय सूची पहली बार बनाई गई, और यही प्रांतीय सूची भारत की आज़ादी के बाद क्या बन जाती? राज्य सूची। समझ रहे हो? क्योंकि भारत अंग्रेजों के ज़माने में प्रांतों में विभाजित था, और स्वतंत्रता के बाद फिर भारत सरकार ने क्या किया? इसको राज्य बना दिया। क्लियर है? चलो, तो पहली बार क्या बना भैया? प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची का निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919। मतलब अब दो सूचियाँ हो गई, एक केंद्रीय सूची हो गई और एक प्रांतीय सूची। और इसी को आप देखो उल्टा घुमा फिरा कर लिखा गया है। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की गई अलग अलग, कि ये प्रांतीय में होगा, ये केंद्रीय में होगा। पहचान की गई और पृथक किया गया। तो दूसरे तरीके से बोल रहा है, या तो आप ऐसे बोल देगा कि भैया कौन से अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग किया गया, यही है। या आपसे बोल दिया कि पहली बार प्रांतीय सूची का निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ, यही है। उसके बाद विषयों को जब बांटा गया तो इसका एक मूल उद्देश्य था प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में क्या शुरू किया? द्वैध शासन। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919। देखो, अंग्रेजों ने इस अधिनियम का एक उद्देश्य बताया था, क्रमिक रूप से भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। धीरे धीरे, क्रमिक रूप से मतलब धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना।
उत्तरदायी का मतलब कि जो भी सरकार अब बनेगी, जो भारत में बनेगी, ऐसा सरकार नहीं, स्वतंत्र भारत का सरकार अलग है, उस समय अंग्रेजी शासक हैं लेकिन थोड़ा हिस्सेदारी दी गई थी। तो जो भी सरकार बनेगी उससे अब सवाल, मंत्री जो होंगे उनसे सवाल पूछा जा सकेगा और वो अपने विधान परिषद में जवाब देंगे। यही है उत्तरदायी सरकार। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ करके, केंद्र में नहीं शुरू हुआ। अभी कहाँ शुरू हुआ? अबे इसको पता है, मैं क्लास में रहता हूँ तो इस समय कहाँ फ़ोन कर रहा है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ। अब प्रांतों में द्वैध शासन को समझो। अभी छोटे मोटे एग्जाम में तो यही पूछेगा भैया कि द्वैध शासन कौन से अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ? भारत शासन अधिनियम। और कहाँ हुआ? प्रांत में हो कि केंद्र में? प्रांत में। अब इसको बड़े एग्जामों के लिए, जो बड़ा एग्जाम एसएससी का ग्रेजुएट लेवल है, ये वहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा? अभी प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब प्रांतीय सूची तो बना दी गई थी। अब प्रांतीय सूची के जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। कुछ विषयों को हस्तांतरित विषय कहा गया, कुछ विषयों को आरक्षित विषय कहा गया। हस्तांतरित बोले तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और आरक्षित बोले तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। जो प्रांतीय सूची के विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। अब देखो हस्तांतरित विषय में क्या होगा। यहां भी अब प्रांतों की बात हो रही है तो भारत का वॉइसरॉय आएगा कि उस प्रांत का गवर्नर आएगा? गवर्नर। अब ये जो हस्तांतरित विषय होते थे इस पर गवर्नर का ही शासन होगा। यहां भी गवर्नर का। आरक्षित विषयों पर भी किसका शासन? गवर्नर का ही शासन। लेकिन इन विषयों पर जो गवर्नर का शासन होता था वो मंत्री की सहायता से करता था। प्रांतों में जो सरकार बनती थी उसमें मंत्री होते थे, मंत्रियों की सहायता से करता था। और ये मंत्री किसके प्रति भी उत्तरदायी थे? विधान परिषद। मतलब प्रांत की बात हो रही थी, प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी। इन विषयों पर शासन गवर्नर का होता था। गवर्नर बताता था ऐसे ऐसी विधियां बनेंगी, ठीक। लेकिन गवर्नर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था। उस प्रांत के जो मंत्री होते थे उनके सिफारिश पर गवर्नर शासन करता था और मंत्रियों से सवाल जवाब किए जा सकते थे। कहाँ? प्रांतीय विधान परिषद। यही हो गया उत्तरदायी सरकार। लेकिन जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित मतलब रिजर्व कर दिया गया था कि यहाँ पर इन विषयों पर शासन पूर्णतः किसका होगा? गवर्नर का। लेकिन कार्यपालिका, गवर्नर की कार्यपालिका परिषद होती थी, उसकी सहायता से होता था और वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी। मतलब इन विषयों पर जो भी विधियां बनेंगी उन पर विधान परिषद में सवाल जवाब नहीं होंगे, मंत्रियों से सवाल नहीं पूछे जा सकते। मतलब ये अपनी मनमानी अब भी कर सकता था इन विषयों पर। और इन विषयों पर जो भी विधि बनती उस पर मंत्री की सहायता से होता और मंत्री से सवाल विधान परिषद में सदस्य पूछ सकते थे। यही था प्रांतों में द्वैध शासन। समझ गए? आगे चलिए। बहुत सारी चीजें हुई इसमें। पहला चीज आपने भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या देखा? पहला, प्रांतीय सूची बनी। अब प्रांतीय सूची से रिलेट कर दो। प्रांतीय सूची बनी और प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। अब प्रांतों में द्वैध शासन मतलब प्रांतीय सूची के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय पर मंत्री की सहायता से गवर्नर विधि बनाता, विधि बनती और शासन चलता। और मंत्री प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, मतलब उनसे सवाल पूछे जा सकते थे। आरक्षित विषयों पर ये कार्यपालिका की सहायता से गवर्नर या विधि बनाता और शासन चलता। लेकिन वो जो कार्यपालिका थी वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इसका मतलब प्रांतीय विषयों पर जो भी विधियां बनती, जो भी शासन होता, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। यही है प्रांतों में। तीसरा, प्रांतों में प्रथम बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। ये देखो, दो चीज एक साथ, एक तो द्विसदनीय व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष चुनाव। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहली बार किस अधिनियम के तहत देश में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव। अभी आपने 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव सुना था, अब क्या सुन रहे हो? प्रत्यक्ष चुनाव। अब द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब
मतलब जो केंद्रीय विधान परिषद था ना, अच्छा ये कहाँ शुरू हुआ? केंद्र में। कहाँ शुरू हुआ ये? प्रथम बार देश में बोल रहा मतलब केंद्र में, नहीं तो प्रांत लिखता ही है। तो देश मतलब किसकी बात हो रही? केंद्रीय विधान परिषद की, जिसको हम भारतीय विधान परिषद भी कहते थे। ये 2 सदनों में विभाजित कर दिया गया। एक उच्च सदन बनाया गया जो आज राज्यसभा के रूप में जाना जाता है, और एक निम्न सदन बनाया गया जो आज लोकसभा के रूप में जाना जाता है। समझ गए आप? केंद्रीय विधान पर तो आप कैसे याद रखना, केंद्रीय विधान परिषद में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ। केंद्रीय विधान परिषद में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ मतलब एक सदन होता था, अब वो 2 सदनों में बांट दिया गया। एक बना उच्च सदन जो आज राज्यसभा कहलाता है, एक बना निम्न सदन जो आज लोकसभा कहलाता है। ठीक, और दोनों सदनों में बहुमत सदस्य मतलब अधिकांश 50% ज्यादा सदस्य को मतदान द्वारा चुना गया। पहली बार मतदान, पहली बार दोनों सदनों में सदस्यों को चुनने के लिए मतदान की व्यवस्था हुई। तो आप देखो प्रत्यक्ष निर्वाचन से ही जोड़ लो भैया, किस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हुआ? अधिनियम, है ना। और दोनों सदनों के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव मतलब मतदान का अधिकार मिलेगा जनता को। किसको मिला? मतदान का अधिकार। पहली बार भारतीयों को मतदान का अधिकार कब मिला? इसी अधिनियम के तहत। तो 3 चीजें जुड़ गई, द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, 2 सदन बन गए, और दोनों सदनों में बहुमत सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जनता मतदान करती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जनता मतदान करती है। भारत में पहली बार जनता को मतदान का अधिकार कब मिला? इसी अधिनियम के तहत। ये तीनों जुड़ गया, 1 2 3। और यही तीनों प्रश्न बनेगा आपसे कि प्रथम बार भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनने का और चुनने का या मतदान कर चुनने का अधिकार कब मिला? भारत शासन अधिनियम। शॉर्ट नोट्स समझ रहे हो ना? शॉर्ट नोट्स शॉर्ट में लिखा है ये आपके शॉर्ट नोट्स में, समझ गए। और वायसरॉय की कार्यकारिणी 6 में से 3 का भारतीय सदस्य होना आवश्यक कर दिया कि जो वायसरॉय की कार्यपालिका परिषद में 6 सदस्य होते थे वायसरॉय की सहायता के लिए, अब उसमें 3 सदस्य भारतीय अनिवार्य किया गया। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, पहले आपने नाम सुन चुके हो आप, सत्येंद्र प्रसाद, लेकिन उसमें 1-2 सदस्य होते थे। अब क्या बोला? आधे भारतीय होंगे। वायसरॉय की कार्यपालिका परिषद में अनिवार्य हो गया कि अब 6 में से 3 सदस्य मतलब 50% सदस्य भारतीय। कम चांसेस है, इसीलिए मैं इसको कम चांसेस है ना, कम चांसेस वालों को मर के रटना नहीं, ये आएगा। एक और 1909 में पहली बार आप लोगों ने देखा अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया था। अब सालों ये लोग और फूट डालना चाह रहे हैं। इस अधिनियम में उन्होंने क्या किया? सांप्रदायिक आधार पर जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसका विस्तार कर दिया। पहले केवल मुसलमानों को दिया था, अब देखो और तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब उन्होंने सिखों को भी दे दिया, भारतीय ईसाइयों को भी दे दिया, आंग्ल भारतीयों को भी दे दिया, यूरोपियों को दे दिया। आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया? 1909। किस अधिनियम के तहत सिखों को या भारतीय ईसाइयों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी गई? 1900। या दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि भारत शासन अधिनियम के तहत किन्हें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन दिया गया? सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय। ऐसे प्रश्न बन सकता है 2 तरीके से। और सीमित, अच्छा ये सीमित लोगों को पहली बार मतदान का अधिकार वहीं जुड़ेगा, इसको यहाँ से निकालो, ये कहाँ जुड़ेगा? इससे पहले वो जो दिया ना मतदान का अधिकार मिला, वहीं पे एरो खींचकर ये जुड़ेगा, ये वाली लाइन, ठीक है? तो रिलेट हो जाएगा। पहली बार मतदान का अधिकार तो मिला, लेकिन क्या समस्त भारतीयों को मिला? नहीं, सीमित लोगों, केवल 10%, लगभग 10% लोगों को ही भारत में मतदान का अधिकार मिला था। किस आधार पर? मतलब सीधा सीधा मैं बोल देता हूँ, अमीर लोग। कैसे? संपत्ति, बड़े बड़े जमींदार संपत्ति जिनके पास बहुत थी, वो जो कर देते थे, संपत्ति था तो कर देते थे अंग्रेजों को, तो वो अमीर थे, उनको मिला। और शिक्षा, और जो एजुकेटेड थे, एजुकेटेड कौन थे? अमीर ही लोग थे उस समय, बाकी तो हम बेचारे शूद्र लोग, ओबीसी, दलित, आदिवासी, हम लोग तो बस ऐसे ही काली कोली पोत के इधर उधर घूमते रहते थे। जब देखो तब अंग्रेज हमारा शोषण नहीं करते थे। एक बात तुमको बता दूं,
सवर्ण करते थे शोषण ना। देखो कोई बुरा नहीं मानना, कोई सवर्ण होगा, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है ना। अंग्रेज पकड़ते थे उनको पकड़ते थे, टारगेट करते थे, सालो तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि उनको पता था शूद्र तो बेचारे लाचार हैं, शक्तिहीन है। अंग्रेज़ों को जो चैलेंज दे सकता था, कौन दे सकता था? जो क्रीम वर्ग था उस समय, जो अमीर थे या जिनके सत्ता हाथों में थी, वो थे क्षत्रिय ब्राह्मण। तो ये चुनौती, तो ये क्या करते थे, पकड़ते थे इनको, फिर जब इनका शोषण हो रहा था कि इनको पकड़े, तो शूद्र पकड़ाते थे ना। ये हो गया, समझ गए? अच्छा, अब प्रथम बार मतदान का भी अधिकार मिले, लेकिन आपसे पूछे कि प्रथम बार महिलाओं को मतदान, तो ये भी कुछ महिलाएं उस समय शिक्षित और पैसे वाली भी होती थी ना, जैसे महारानी या कोई शिक्षित है, अमीर है वो। तो ये पहली बार भारतीयों को मतदान का अधिकार या पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार सेम। ये देखो, अब एक और पद का सृजन किया गया। लेकिन मैं आपको पहले 80% वाली चीजें बता रहा हूं जो एकदम क्रक्स है, पूछी जाए, ये पूछेगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यही आज क्या है, यूपीएससी, यही है आज। तो आपसे पूछ देगा किस अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1919। और कब किया गया? 1926। ईयर भी पूछेगा आपसे, कब किया गया? 1926। और यही क्या है, आज का वर्तमान का भारत की स्वतंत्रता के बाद ये बन गया यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। प्रथम बार प्रांतों में बजट आया भैया, प्रथम बार देश में बजट कब आया था? 1862 में। और प्रथम बार प्रांतों में बजट कब आया? 1919 में। 1919 के तहत प्रांतों में, इसी को क्या बोल रहा है, केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट अलग कर दिया गया। पहले बार प्रथम प्रांतों में बजट आया, मतलब अलग किया जाएगा तभी तो आएगा। तो ये दूसरे तरीके से पूछने का तरीका है। ये आ गया, ठीक। अच्छा, और 1919 अधिनियम का उद्देश्य भी बता दिया। देखो, भारत अबे श्रमिक नहीं है, क्रमिक है। क्रमिक रूप से भारत में ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। हाँ, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, इसका उद्देश्य था, पहले ही बता दिया। लटके झटके, ये कभी लटके झटके पूछ ले। 1919 के तहत एक नया पद बनाया गया था, भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय, है ना। वहीं लंदन में था, ये भी यहाँ नहीं होता था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया, कहाँ? एरो खींच के लंदन कर देना, लंदन। समझ गए ये? और वो जो भारत राज्य सचिव होता था ना लंदन में, उससे कुछ कार्य, उससे बोझ बढ़ गया था, तो उसको कुछ कार्य दे दिए गए, किसको? भारत के उच्चायुक्त। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, ये भी वहीं होता था, लंदन। तो ये हो गया भारत शासन अधिनियम 1919 खत्म। कल अधिनियम 1935 करेंगे, स्वतंत्रता अधिनियम करेंगे, और कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे साइमन कमीशन और रामजे मैकडॉनल्ड का अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड, ये भी पढ़ेंगे। हालांकि ये अधिनियम नहीं है, लेकिन इतिहास में इनसे जुड़े प्रश्न आएंगे, समझ गए? तो वो उसको जोड़कर देखेंगे कि उसमें क्या हुआ था। आज तो कोर्ट के चक्कर में लेट हो गया। ब्रेक ले लो, 8:30।